Dear students, this is Praveen Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. Today, we will discuss on the topic oligopoly competition. As we know that oligopoly is the word made of two words. The first one is oligo plus poly means plus poly. That is known as polyan also. Oligo means few and poly means sellers. इसका मतलब ये हुआ कि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की वो फॉर्म होती है जहां फ्यू सेलर्स अवेलेबल होते हैं, वो या तो होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ में उनका कंपटीशन चलता रहता है. साथ में जब भी वो डिसीजन मेकिंग को फॉलो करते हैं तो इंटरडिपेंडेंस फॉलो होती है उनकी डिसीजन मेकिंग में. इट मींस दैट the term oligopoly is defined as the market structure in which there are a few sellers of the homogeneous or differentiated products who intensively compete against each other and recognize interdependence in their decision making. It means that oligopoly is the situation between perfect and monopolistic market. Okay, the examples are aluminium, cement, automobiles, tires, computers, air conditioners, razor blades, and so on. Industries are there which is having the form of oligopoly. Clear? Now we will talk about the main features of oligopoly. तो कुछ इसके main features हैं. क्या क्या इसके main features हैं? We are having these features as follows. पहला है इसमें few dominant firms. In oligopoly market there are very few firms available. इकोनॉमिक्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसके लिए. कुछ इकोनॉमिस्ट इस नंबर को 50 के अराउंड मानते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स इसको 40 के अराउंड मानते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स इसको 20 के अराउंड मानते हैं. तो देयर आर डिफरेंट व्यूज इन रिगार्ड ऑफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द ओलिगोपोली मार्केट, बट द नंबर ऑफ फर्म्स इज वेरी लेस एंड दीज आर द डोमिनेंट फर्म्स इन द मार्केट. डोमिनेंट मीन्स दीज आर द फर्म्स हैविंग लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट. Okay, now come to the second, mutual interdependence. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इसका मतलब होता है कि ओलिगोपोली मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो जब भी अपने किसी भी डिसीजन को फॉलो करती हैं तो पहले वो बाकी फर्म्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं. बाकी फर्म्स की स्ट्रेटजी क्या है, उस स्ट्रेटजी को चेक करते हुए फर्म्स अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाती हैं. इसी वजह से हम इसे फीचर को जानते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के नाम से. क्लियर? थर्ड वन इज इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व. क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है, इसी वजह से इनका जो डिमांड कर्व है वो कभी भी डिटरमिनेट नहीं होता है. जैसा हमने बाकी मार्केट्स में स्टडी किया था, या तो डिमांड कर्व इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में कोई भी फिक्स डिमांड कर्व नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में फर्म्स डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस में दूसरी फर्म्स पर डिपेंड करती हैं. ओके, इसी वजह से इनका डिमांड कर्व भी इनडिटरमिनेट होता है. फोर्थ वन इज बैरियर्स टू एंट्री. क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में बहुत कम फर्म्स होती हैं जो डोमिनेंट पोजीशन में होती हैं, इसी वजह से ये क्या करती हैं, नई फर्म्स के आने पर रेस्ट्रिक्शन रखती हैं. ये रेस्ट्रिक्शंस आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि बहुत हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है या कोई और रेस्ट्रिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बाकी फर्म्स ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री नहीं कर सकती. नेक्स्ट फीचर इज एडवर्टाइजिंग. मींस हियर द मेन पर्पज ऑफ द ओलिगोपोली फर्म इज टू गेट मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम मार्केट शेयर. और इस मैक्सिमम मार्केट शेयर को ऑब्टेन करने के लिए फर्म्स प्रमोशनल टूल्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है. एंड द लास्ट वन इज ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर मीन्स ऑल द फर्म्स इन द ओलिगोपोली मार्केट वर्क इन अ ग्रुप. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज देयर. दैट्स व्हाई द डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर्स. Not single decision is taken by the firms. Any of the decision is taken in the group. Okay. So these all are the features of oligopoly. Now come to the kinds or types of oligopoly market. So here we are having the different types of oligopoly market. These types are
as follows, as you are looking here, on product differentiation basis, on entry of firms basis, on leadership basis, on agreement basis and on coordination basis. पहले बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पर. यहां दो टाइप्स है, परफेक्ट, डिफरेंशिएटेड. परफेक्ट मींस जब ओलिगोपोली मार्केट में सारी की सारी फर्म्स होमोजीनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं तो उस ओलिगोपोली को हम परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं. और अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं तो वो डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहलाती है. ओके. एंट्री ऑफ फर्म्स के बेसिस पर दो टाइप की ओलिगोपोली है, या तो ओपन ओलिगोपोली होगी या क्लोज्ड होगी. ओपन मींस जब नई फर्म्स की एंट्री के लिए कोई बैरियर्स नहीं होते हैं तो हम उस ओलिगोपोली को ओपन ओलिगोपोली बोलते हैं. और जब बैरियर्स अवेलेबल होते हैं यानी कि नई फर्म्स एंटर नहीं कर सकती तो हम उस ओलिगोपोली को क्लोज्ड ओलिगोपोली का नाम देते हैं. थर्ड वन, लीडरशिप के बेसिस पर दो टाइप से, पार्शियल ओलिगोपोली, फुल ओलिगोपोली. पार्शियल ओलिगोपोली मींस जब मार्केट में एक फर्म लीडरशिप की पोजीशन में होती है यानी डोमिनेंट फर्म होती है, यानी कि लार्ज मार्केट शेयर केवल उसी के पास होता है. बाकी फर्म्स क्या होती हैं, बाकी सब फर्म्स उसको फॉलो करती हैं, यानी कि वो प्राइस को डिसाइड करती है और बाकी फर्म्स उसी प्राइस को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं. तो हम उस ओलिगोपोली को पार्शियल ओलिगोपोली कहते हैं. फुल ओलिगोपोली, इन फुल ओलिगोपोली नो वन ऑफ द फर्म इज इन द डोमिनेंट पोजीशन, यानी किसी भी फर्म के पास मार्केट का लार्जेस्ट शेयर नहीं होता है. ऑलमोस्ट इक्वल शेयर्स आर देयर टू ईच एंड एवरी फर्म. तो हम उस ओलिगोपोली को फुल ओलिगोपोली का नाम देते हैं. एग्रीमेंट बेसिस पर दो टाइप हैं, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव. कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कोल्यूसिव ओलिगोपोली में सारी फर्म्स एक प्लेटफॉर्म डेवलप करती हैं और उस प्लेटफॉर्म पर आकर सारी फर्म्स एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, यानी कि कंपटीशन नहीं होता. व्हेन देयर इज नो कंपटीशन अमंग द फर्म्स इन द मार्केट तो हम उस ओलिगोपोली को कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं. लेकिन अगर मार्केट में फर्म्स के बीच में कंपटीशन अवेलेबल होता है तो हम उसको नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का नाम देते हैं. ठीक. लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन बेसिस. कोऑर्डिनेशन बेसिस पर यहां आपको दो टाइप्स दिखाई दे रहे हैं. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली एंड सेकंड वन इज unorganized. What is organized? In organized, a particular syndicate is developed by all the firms in the market. यानी जितनी भी फर्म्स होती हैं वो एक सिंडिकेट डेवलप करती हैं और उस सिंडिकेट के बेसिस पर सारी फर्म्स मिलकर अलग अलग फर्म्स के लिए एक ही प्राइस फिक्स करती हैं, हर किसी फर्म का कोटा फिक्स करती हैं और जितनी भी कंडीशंस हैं वो फिक्स की जाती हैं और सारी फर्म्स को उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है. तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली. और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जब ऐसी कोई भी कंडीशन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है तो हम उस ओलिगोपोली को नाम देते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली का. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द काइंड्स और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. नाउ कम टू द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली. So when we are talking about the pricing under oligopoly, when we are talking about the pricing under oligopoly, then this is the case of the price rigidity under oligopoly. या फिर इसको हम किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल का नाम भी देते हैं. यानी कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिड होता है. रिजिड का मतलब फिक्स प्राइस इज देयर. कोई भी फर्म उस पर्टिकुलर प्राइस से ना तो ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकती है और ना ही कम प्राइस पर सेल कर सकती है. क्या रीजन है इसके पीछे वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इसका बेसिक मॉडल स्टडी करते हैं. प्राइस रिजिडिटी थ्योरी वाज गिवन बाय पॉल स्वीजी. यूएसए में एक इकोनॉमिस्ट थे पॉल स्वीजी. उन्होंने इस पर्टिकुलर प्राइस रिजिडिटी थ्योरी को प्रोवाइड किया था और उनके अकॉर्डिंग डिमांड कर्व फेसिंग एन ओलिगोपोलिस्ट हैज अ किंक एट द करंट प्राइस. It means a kinked demand curve occurs when the demand curve is not a straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. इनके अकॉर्डिंग मार्केट में एक ओलिगोपोलिस्ट फर्म, क्योंकि हमने पीछे भी स्टडी किया था कि डिमांड कर्व ओलिगोपोली फर्म के लिए इनडिटर्मिनेट होता है. इसका मतलब हायर और लोअर प्राइस के लिए हम डिफरेंट डिमांड कर्व्स अवेलेबल होते हैं और ये दोनों डिमांड कर्व्स एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. ये पॉइंट कहलाता है किंक और इस किंक के अकॉर्डिंग
मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है और जितनी भी फर्म्स हैं वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। ओके, ये कहना था स्वीजी का। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, और अगर कोई भी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है तो उसके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कैसे ये इफेक्ट किस तरह से प्रभावी होते हैं, हैव अ लुक एट द इंपैक्ट। पहले हम बात करते हैं प्राइस राइज की। अगर कोई भी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है देन इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव देन राइवल्स। ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट के प्राइस बाकी फर्म्स के प्रोडक्ट के प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। इसका मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, फर्म जिसने प्राइस बढ़ाए हैं उसकी डिमांड बहुत तेजी से गिरेगी। तेजी से क्यों गिरेगी, क्योंकि उसका जो कर्व होगा वो इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, और इलास्टिक डिमांड कर्व में अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है तो डिमांड में चेंज ज्यादा होता है। तो इसका मतलब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से कम हो जाएगी और इसकी वजह से वो फर्म अपना रेवेन्यू लूज कर देगी। तो क्लियर हो गया कि जो फर्म है वो अपने प्राइस को राइज नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट ऑफ प्राइस कट। सेकंड कंडीशन इज, अब हम बात करते हैं अगर प्राइस कट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई भी फर्म अपने प्राइस को कट करती है तो शॉर्ट पीरियड में तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो क्लियर है, लेकिन आने वाले टाइम में जो बाकी फर्म्स हैं वो उस प्राइस कट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो क्योंकि उन्हें मार्केट को लूज करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अ फर्म इज अनएबल टू इंक्रीज इट्स डिमांड थ्रू कट इन प्राइस ड्यू टू इनइलास्टिक डिमांड कर्व। तो बाकी जो फर्म्स होंगी वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देंगी और जो मार्केट में एडवांटेजेस सिचुएशन होगी वो एडवांटेजेस सिचुएशन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब फर्म को अपने प्राइस को कट करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो प्राइस है इट रिमेन्स रिजिड। इसको मैंने एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। हियर वी आर हैविंग एक्स एक्सिस, आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व विच इज शोइंग इलास्टिक डिमांड कर्व। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो ये डिमांड कर्व फॉलो किया जाता है और जब प्राइस को कट किया जाता है तो ये डिमांड कर्व फॉलो किया जाता है। तो दिस इज इनडिटरमिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट के। दिस के पॉइंट इज नोन एज द किंक। Okay, that's why this demand curve is known as the kinked demand curve. Now, this is the marginal revenue curve. From here, we are having this marginal revenue curve. For this demand curve, this is the marginal revenue curve, and for this demand curve, this is the marginal revenue curve. So this is the average revenue curve for firm in the oligopoly market, and this is the marginal revenue curve for firm in the oligopoly market. Now, these are the marginal cost curve, MC1, MC2 and MC3. Different marginal cost curves are there. Both are intersecting at the point this or this. From here, we are drawing a perpendicular. This perpendicular automatically cut or touch at the point K. It means from K we draw a perpendicular which is touching at the point P. So OP is the price which is followed by the firm. Okay, now look, अगर फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो डिमांड कर क्या है, इलास्टिक, तो वही प्राइस राइज वाला इंपैक्ट यहां स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है तो यहां भी प्राइस कट वाला इंपैक्ट इफेक्ट में आ जाएगा। इसका मतलब फर्म को अपने प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और मार्केट में कंपटीशन की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। सो प्राइस रिमेन्स रिजिड एंड इट रिमेन्स एट द पॉइंट पी। इसका मतलब ओलिगोपोली मार्केट में ओपी प्राइस बना रहता है जिस पर सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। दिस इज नोन एज द किंक्ड डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओके, थैंक यू।